नमस्कार, मेरा नाम है नील। आज के एडिटोरियल एनालिसिस में फिर से आपका स्वागत है। संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से अ पावर शिफ्ट इन द मेकिंग। पावर शिफ्ट कहाँ हो रहा है यूरोप की राजनीति में, हम इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। लिखा है सी राजा मोहन साहब ने, जो विदेश मामलों पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखते रहे हैं। संपादकीय क्या कह रहा है कि दिल्ली यूरोप को पूरब पश्चिम बाइनरी से देखता है। चाहे आज़ादी के बाद के दशकों में आई फिल्में हों जैसे मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम, चाहे निर्मल वर्मा के एस्सेज हों भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के दो क्षेत्र, एक आइडिया ये रहा है, डोमिनेंट आइडिया, कि भारत और यूरोप जो हैं वो पूरब और पश्चिम के बाइनरी में एग्जिस्ट करते हैं। ये संपादकीय कहता है कि इस आइडिया को छोड़ना पड़ेगा, कम से कम विदेश नीति के मसलों पर। ये संपादकीय ऐसा क्यों कह रहा है, इसके लिए हम ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। ब्रॉड आउटलुक ये है कि हाल ही में जर्मनी के वाइस एडमिरल साहब भारत आए थे। उन्होंने भारत में कुछ यूक्रेन, रशिया और चीन पर बोल दिया। मामला ऐसा बिगड़ा कि वापस जाकर उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्यों इस्तीफा देना पड़ा, आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन संपादकीय कहता है कि इस इस्तीफे की कहानी में यूरोप के बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस, किस प्रकार से यूरोप अंदरूनी तौर पर बटा हुआ है विश्व के अलग अलग मुद्दों को लेकर, उन कॉन्ट्राडिक्शंस का उद्घाटन हो गया, वो रिवील हो गए। उन 4 कॉन्ट्राडिक्शंस की चर्चा फिर ये संपादकीय करता है। उसके बाद ये संपादकीय कहता है कि इन कॉन्ट्राडिक्शंस का अपना एक इतिहास रहा है, यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस ने इन कॉन्ट्राडिक्शंस को पहचाना और इस आधार पर भारत ने या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इन नेताओं ने उस समय के अलग अलग देशों से संबंध स्थापित किए ब्रिटेन का सामना करने के लिए। तो इस इतिहास की भी चर्चा होगी। तो अंत में ये संपादकीय फिर क्या कहता है कि इन कॉन्ट्राडिक्शंस को ध्यान में रखकर भारत को अपनी विदेश नीति किस तरह से बनानी चाहिए, खास तौर पर अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, जापान को साधते हुए अंत में इसकी भी चर्चा की गई है। अब हम बिंदुवार चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है कि हाल ही में जर्मनी के वाइस एडमिरल साहब यानी शॉनबाख साहब भारत आए थे। भारत में एक लेक्चर डिलीवर करते हुए उन्होंने कुछ बातें बोली रूस, चीन और यूक्रेन को लेकर। क्या बातें बोली? उन्होंने बोला कि भाई देखिए, जहाँ तक रूस ने जो हिस्सा यूक्रेन का, क्रीमिया, जिस पर कब्जा कर लिया था 2014-15 में, अब ये उम्मीद कम ही है कि वो इस कब्जे पर से वापस हटेगा, पीछे हटेगा। जहाँ तक यूक्रेन पर अभी का सीमा विवाद है, रूस केवल यूरोप और अमेरिका से इज्जत चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। वो रिस्पेक्ट अगर हम उसको दे दें तो फिर हमें चीन के साथ जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उनका सामना करने में आसानी होगी। किसे आसानी होगी? हमें, यानी यूरोप और अमेरिका को आसानी होगी। ये बातें बहुत साफगोई से शॉनबाख साहब ने बोल दी। क्योंकि ये बहुत साफगोई से बोली गई थी, कूटनीति की भाषा में नहीं बोली गई थी, तो बवाल मचा। बवाल यूक्रेन ने उठाया, जो कहता है कि क्रीमिया पर रूस का कब्जा अनाधिकृत है। बवाल यूरोप और अमेरिका के हिस्सों में भी उभरा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ने क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद कई सैंक्शंस लगा रखी हैं, कई इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो सवाल उठा कि उनका एक अलाई ऐसी बातें कैसे बोल सकता है, उनका एक मित्र देश, क्रीमिया के बारे में। तो इन सब बातों के चलते शॉनबाख साहब को इस्तीफा देना पड़ा। इससे जाहिर क्या होता है? जाहिर होता है कि यूरोप की जो भू राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स है, वो पूरब और पश्चिम के बाइनरी में बटी हुई नहीं है जैसे भारत सोचता रहा है। और खास तौर पे शीत युद्ध के दौर के बाद से ये और पुष्ट हो गई थी सोच कि भारत और पश्चिम जो है वो पूरब और पश्चिम के बाइनरी में है, और पूरा पश्चिम जो है वो पूरे पूरब को अपने प्यादों के तौर पर देखता है। खास तौर पे शीत युद्ध में ये धारणा और पुष्ट हुई थी। संपादकीय कहता है कि उस धारणा से बाहर आने की ज़रूरत है। और यह बात अब क्यों कही जा रही है? इसलिए भी कही जा रही है कि सुभाष चंद्र बोस, जिनकी जयंती हाल में इतनी धूमधाम से मनाई गई, उन्होंने भी ये बात दिखाई थी कि किस प्रकार से यूरोप के अलग अलग देश अलग अलग रास्तों पर जाते हैं। जहाँ तक भू राजनीति की बात आती है, जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, उन्होंने जर्मनी को साधने की कोशिश की थी, इटली को साधने की कोशिश की थी, एक दूसरी बड़ी यूरोपीय ताकत ब्रिटेन के खिलाफ। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस हमेशा से ब्रिटेन की राजनीति में रहे हैं। संपादकीय कहता है कि हमें इन कॉन्ट्राडिक्शंस में अपने हितों को साधना होगा। हमें देखना होगा हमारे हित कैसे सधते हैं। खास तौर पे हमें इंडो पैसिफिक रीजन में जो चीन की बढ़ती गतिविधियां हैं, अगर उनका सामना करने के लिए तैयार रहना है।
और ये बात इसलिए भी वाजिब है क्योंकि हम केवल एक शक्ति, जो कि अभी के केस में अमेरिका है, उसके साथ खड़े होकर इन चैलेंजेस के लिए बहुत तैयार नहीं हो सकते। हमें अलग अलग पार्टनरशिप्स बनानी होगी ताकि ये पार्टनरशिप मजबूत रहें और इन नई चुनौतियों का, आने वाले विश्व की विदेश नीति की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार रहें, और उसमें यूरोप का एक बड़ा रोल हो सकता है। फिर संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि भारतीयों ने जब शॉनबॉक की बातें सुनी, उनको कुछ इसमें अलग नहीं लगा। रूस के रिस्पेक्ट चाहने की बात हो या क्रीमिया पर रूस के कब्जे में जो परमानेंस अभी दिख रही है उसकी बात हो, ये सब बातें काफ़ी कॉमन सेंस वाली लगी, लेकिन ये कूटनीति की भाषा में नहीं कही गई थी, तो फिर इन पर यूरोप में बवाल उठा। इसके बाद ये भी सब जानते हैं कि रूस के साथ शांति स्थापित करना ज़रूरी है हाल के समय में अमेरिका के लिए भी, तभी वो चीन की चुनौती का सामना करने के लिए बेहतर तैयार हो पाएगा। यही कारण भी है कि बाइडेन साहब पुतिन साहब के साथ इतनी सारी मीटिंग्स पर बात कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में भी एक समिट मीटिंग की बात है, खासतौर पर यूक्रेन मसले को लेकर समिट मीटिंग, यानी शीर्ष नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग। तो ऐसे में ये बातें जो शॉनबाग साहब ने कही थी वो बहुत अलग बातें नहीं थी, बस वो एक फौजी द्वारा बहुत साफ गोई से कह दी गई बातें थी, जो कूटनीतिज्ञों द्वारा जो बातें कही जाती हैं उनके कलेवर से मैच नहीं खाती थी। अब जहाँ तक बात आती है कि शानबाग साहब ने एक और बात कही थी कि आप ये कैसे मान सकते हैं कि रूस के बॉर्डर पर जो यूक्रेन देश है, अगर हम उसको नेटो अलायंस में शामिल कर लें, नेटो यानी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक मिलिट्री संधि, उसमें शामिल कर लेते हैं, तो हम कैसे माने कि रूस को कोई समस्या नहीं होगी। शॉनबाग साहब ने बात कही थी। ये बात तो यूरोप और अमेरिका के नेता भी दबी जबान में मान रहे हैं कि ये समस्या वाली बात है, इसलिए वो यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि हम यूक्रेन को तुरंत अभी नेटो में शामिल नहीं कर रहे हैं। बात बस यहाँ अटकी हुई है कि वो ये वादा करने से इनकार कर रहे हैं कि यूक्रेन को भविष्य में भी कभी नेटो अलायंस में शामिल नहीं किया जाएगा। थोड़ी गरिमा वो भी अपनी बना के रखना चाहते हैं। तो ये अंतर संबंधों का हालिया इतिहास रहा है। तो फिर वही बात जो हमने कही भी कि वो बड़ी साफगोई से बातें कह दी गई थी जो कूटनीति की भाषा से मेल नहीं खाती हैं, लेकिन इन बातों से 4 कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, 4 विरोधाभास हैं यूरोपीय विदेश नीति के, जो बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। उन 4 विरोधाभासों की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला विरोधाभास क्या है कि भू राजनीति के स्तर पर यूरोप आज भी अनस्टेबल है। कैसे स्टेबल है कि भाई हम जानते हैं 20वीं शताब्दी में ही 1919 में पहले विश्व युद्ध के बाद वॉर्सो की संधि होती है। यूरोप चाहता है कि शांति का एक नया दौर शुरू हो, कम से कम वो ऐसा वचन देता है कि शुरू हो जाएगा, शुरू नहीं हो पाता। विश्व जल्दी ही दूसरे विश्व युद्ध की चपेट में आता है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, उससे पहले भी तमाम अशांतियों के दौर चलते हैं, इटली में, जर्मनी में, तमाम देशों में, और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से वादा किया जाता है कि अब दुनिया शांति की राह पर चलेगी, कम से कम यूरोप के सभी देश एक रास्ते पर चलेंगे। वो विश्वास फिर से टूटता है। दुनिया शीत युद्ध के प्रभाव को झेलने के लिए अभिशप्त हो जाती है। फिर दशकों तक ये शीत युद्ध चलता है। 1991 में सोवियत रूस का पतन होता है। कहा जाता है, कई लोग आते हैं, कई जानकार आते हैं, कहते हैं अब तो इतिहास ही समाप्त हो गया है, अब दुनिया में कोई विरोधाभास नहीं रहेगा, सभी देश एक साथ चलेंगे। ये साल 2022 है। वो आशाएं जो 1991 के बाद यूरोप जगाने की कोशिश कर रहा था, वो आशाएं पूरी होती हुई आज भी नहीं दिख रही हैं। तो लबो-लुबाब क्या हुआ इस पूरे पैराग्राफ का कि यूरोप जो है वो भू राजनीति के स्तर पर पिछले एक सदी से, इससे पहले से भी, लेकिन पिछले एक सदी से तो स्पष्ट तौर पर अनस्टेबल रहा है। एक विरोधाभास ये हो गया, यानी कि वो डिवाइडेड हाउस है, बटा हुआ क्षेत्र है। दूसरा विरोधाभास क्या है कि भाई बड़े लंबे समय से यूरोप में रूस को साधने की कोशिश रही है। ये कोशिश इस स्मृति पर आधारित है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो रूस के महाराजा साहब थे, जिनको जार कहा जाता था, जार वर्ड अंततः तो सीजर से ही आया है। सीजर रोम के बादशाह हुआ करते थे, जार वर्ड सीजर से आया है। यानी यूरोपीय स्मृति बहुत हावी थी रूसी स्मृति में भी। लेकिन एक विभाजन आता है 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद, जिसके बाद सोवियत रूस बन जाता है। सोवियत रूस के साथ पश्चिम कभी भी अपने संबंधों को बेहतर नहीं बना पाया। यानी फिर से लगभग एक सदी बीत चुकी है, रूस और यूरोप
एक दूसरे की आंखों में डालकर बातें नहीं कर पाते, उनके संबंध कभी भी वो नहीं हो पाए हैं जो 18वीं 19वीं शताब्दी में रूस और यूरोप में थे। ऐसा नहीं कि 18वीं 19वीं शताब्दी में उन दोनों क्षेत्रों के बीच अदावतें नहीं थी, कॉम्पिटिशन्स नहीं थे, वो थे, लेकिन फिर भी वो एक यूरोपियन सिविलाइजेशन के पार्ट के तौर पर देखते थे खुद को। उसके बाद 1917 के बाद ये संबंध अलग स्तर पर खराब हुए हैं, ये खुद को दो विरोधी खेमों के तौर पर देखने लगे हैं। ये दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तीसरा कॉन्ट्रडिक्शन क्या आता है यूएस और यूरोप के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति बन के उभरा, तो यूरोप दूसरे नंबर पर खुद को मानने लग गया कि हमारी सुरक्षा की भी जो प्राइमरी जिम्मेदारी है एक प्रकार से वो अमेरिका के ऊपर ही रहेगी। तो अमेरिका का भू राजनीति पर प्रभुत्व हो गया, वर्चस्व हो गया। इस वर्चस्व को लेकर भी यूरोपियन यूनियन के मन में एक रिसेंटमेंट है, एक एहसास कमतरी है जो कई बार सामने आता रहता है। उदाहरण के तौर पर यूरोपियन यूनियन को बड़ा बुरा लगा कि यूक्रेन का मसला, यूक्रेन जो कि एक यूरोपीय राष्ट्र है, रूस के साथ जब ये बातचीत हो रही है तो उसमें रूस है, उसमें अमेरिका है, उसमें यूरोपियन यूनियन कहाँ है? कहीं नहीं है। इसके बाद ये बात तो इमैनुअल मैक्रोन साहब भी कहते रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, कि यूरोपियन यूनियन को एक साथ आकर अपनी पॉलिसीज, सुरक्षा नीतियों और फॉरेन पॉलिसीज पर बात करनी चाहिए, अमेरिका की बात नहीं जोते रहने चाहिए। लेकिन ये बात कहते कहते अरसा बीत चुका है और इससे बड़ा बात क्या होगी कि रूस भी यूरोपियन यूनियन को सीरियसली नहीं ले रहा है इन बातचीतों में, जिससे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन स्पष्ट हो रहा है कि यूरोप और रूस के बीच भी जो संबंध है वो बिना किसी खटास के नहीं है, उनमें एक रिसेंटमेंट है। और अंतिम विरोधाभास क्या है कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी की बात तो करता रहा है, अपनी सिक्योरिटी का झंडा बरदार या रक्षक खुद बनने की बात तो करता रहा है। चार्ल्स डी गॉल साहब जो फ्रांस के सर्वे सर्वा हुआ करते थे 50-60 के दशक में, अपने इस्तीफे तक 1969 में, उन्होंने भी ये बातें कही थी कि यूरोपियन यूनियन को सुरक्षा के क्षेत्र में अपना मुस्तकबिल खुद तय करना होगा। लेकिन आज हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस तो है, आर्थिक क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति है, लेकिन सिक्योरिटी के क्षेत्र में इतनी बड़ी शक्ति नहीं है जितनी वो आर्थिक क्षेत्र में है। तो ये 4 कॉन्ट्रडिक्शंस हमने देख लिए। इन 4 कॉन्ट्रडिक्शंस के कारणों में अगर हम जाएं तो एक कारण तो ये भी है कि यूरोप और रूस बटे हुए हैं, उसके अलावा यूएस का प्रभुत्व है। लेकिन एक कारण ये भी है कि यूरोप के अपने जो राष्ट्र हैं, अपने इतने छोटे से यूरोप में 50-51 राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों में आपसी संदेह भी बहुत हैं। इन्होंने काबिले तारीफ तरक्की तो की है। हम जानते हैं कि विश्व युद्ध प्राइमरीली शुरू ही इसलिए हुए कि इन देशों में आपस में बहुत कंपटीशन था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कई देश जैसे इटली हुए, फ्रांस हुए, वेस्ट जर्मनी हुआ, इंग्लैंड हुआ, इन्होंने तय किया कि भाई किसी भी देश को युद्ध करने के लिए कोल और स्टील की ज़रूरत है। तो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को जोड़ने के आधार पर इन्होंने साझा नियम बनाने शुरू किए। ये साझा नियम बनते बनते 1990 का दशक आते आते यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट हो गए, जिसमें आज 26-27 देश हैं। तो तरक्की तो की है काबिले तारीफ, लेकिन फिर भी जो पुरानी अदावतों का इतिहास था, पुरानी लड़ाइयों का इतिहास था इन सभी देशों के बीच, वो इन संदेहों को जीवित रखे हुए है। इसके अलावा, इन संदेहों के अलावा एक और चीज़ क्या है, क्योंकि यूरोप के सभी देश बड़ी वाणिज्यिक ताकतों के रूप में, आर्थिक ताकतों के रूप में डेवलप हो चुके हैं, तो वो अपनी सिक्योरिटी पर वापस बहुत खर्चा नहीं करना चाहते। तो ऐसे में जो रूस के साथ बॉर्डर लगाने वाले यूरोपियन देश हैं, वो भी अपनी सुरक्षा के लिए यूरोपियन यूनियन की ओर नहीं देखते हैं, बल्कि अमेरिका की ओर देखते हैं। तो ये तमाम कारण भी हैं उन कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए, उन कॉन्ट्राडिक्शंस के पीछे जिनकी हमने अभी चर्चा की। अब ये कॉन्ट्रडिक्शंस हाल के जर्मनी वाले एपिसोड में शॉनबाख साहब के इस्तीफे वाले मसले में खुलकर सामने आ गए हैं। जर्मनी, जो इसको खुद अमेरिका का एक लॉयल मित्र माना जाता था, हाल के समय में देखा जा रहा है कि वो अपनी नीतियों निर्धारण में थोड़ी इंडिपेंडेंट दिशा अख्तियार कर रहा है। उदाहरण के तौर पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है, जो कि रूस से जर्मनी तक लाई जा रही है ताकि यूरोप और रूस के बीच गैस का एक नई पाइपलाइन बने, और वो यूक्रेन को बाईपास करके लाई जा रही है। अमेरिका चाहता था कि इस पाइपलाइन पर काम नहीं हो क्योंकि इससे रूस को स्पष्ट फायदे मिल रहे हैं, लेकिन जर्मनी ने अमेरिका के इस जो इंटरजेक्शन था, उसकी जो समस्याएं हैं, उनको दरकिनार करके इस डील पर अभी तक तो जर्मनी आगे ही बढ़ा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भू राजनीति में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं।
तो संपादकीय कहता है कि देखिए, अब इस पूरे मसले पर और ख़ासतौर पर यूक्रेन के मसले पर जो लाखों सैनिक इस सीमा पर जुटे हुए हैं, रूस अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, यूरोपियन यूनियन अपना हल्ला मचा रहा है, जो भी इसके रिजल्ट निकल कर आए, इसके आलोक में ये तो हमें स्पष्ट हो गया कि यूरोप की भू राजनीति में जो विरोधाभास है वो जाने नहीं वाले हैं। इसके चलते भारत को ये तय करना होगा कि वो इस एरिया को, यूरोप के एरिया को पूर्व पश्चिम द्वैत के नज़रिए से देखना बंद करे, इस बाइनरी के चश्मे से देखना बंद करे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर एक नज़र डाले कि किस प्रकार से उस समय के नेताओं ने इन कॉन्ट्रडिक्शंस को भारत के हितों के लिए साधने की कोशिश की थी। उदाहरण क्या दिया गया है कि कैसे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब यूरोप के देश आपस में लड़ रहे थे, तब अनेक भारतीय राजाओं ने इन लड़ाइयों का फ़ायदा उठाना चाहा। खासतौर पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो समस्याएं थी उनका फ़ायदा उठाना चाहा। फिर जब जर्मनी का उभार हुआ 19वीं शताब्दी में, तो भारत के कई स्वतंत्रता सेनानी जर्मन धरती का इस्तेमाल करने लगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ अपने हितों को साधने के लिए। इस संपादकीय उदाहरण भी देता है कि कैसे तत्कालीन जर्मनी ने जो भारत की प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एग्जाइल राजा महेंद्र प्रताप सिंह साहब ने बनाई थी, काबुल में उसका निर्माण किया था, उस सरकार को जर्मनी का समर्थन प्राप्त था। एक उदाहरण वो हो गया। इसके अलावा जब से सोवियत रूस का उदय हुआ 1918 में और उसने साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ को मुखर किया, तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में सोवियत रूस की धरती का इस्तेमाल करने का प्रचलन भी बढ़ा ब्रिटेन का विरोध करने के लिए। उसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद जर्मनी और जापान की यात्राओं पे गए। जापान तो भले ही एशियाई देश था, लेकिन जर्मनी स्पेशल जगह रखता है इस पूरे नैरेटिव में, इस आख्यान में। जर्मनी और इटली का इस्तेमाल किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ताकि वो एक प्रोविंशियल सरकार का निर्माण कर पाए। एक आर्जी हुकूमत उन्होंने बनाई सिंगापुर में और 1943 में जापान के समर्थन से, और करोड़ों भारतीयों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए और आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए। तो संपादकीय क्या कह रहा है कि अपने इतिहास के उन पन्नों को याद कीजिए जो इस बात से भरे हुए हैं कि यूरोप की भू राजनीति में, विदेश नीति में कॉन्ट्रडिक्शंस हमेशा से रहे हैं और उनको साधना भी हमें आता है, तो हमें फिर से उसको साधना है। कैसे साधना है, आखिरी हिस्सा उसी को डिवोटेड है। संपादकीय क्या कहता है कि तब से लेकर जो आज तक का भारत है, यानी आज़ादी के लड़ाई वाला भारत, उसके बाद 2 विश्व युद्धों के बीच वाला भारत, उसमें जिस तरह से साधा गया, उसके बाद से दुनिया और कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। कैसे कॉम्प्लिकेट हो चुकी है हम जानते हैं। सोवियत रूस का पतन हुआ है, पूर्व पश्चिम जर्मनी मिलकर एक हो गए हैं। वो सारी कहानियाँ कभी और कही जा सकती हैं, लेकिन दुनिया बहुत बदल चुकी है तब से, और ऐसे में सिमिलर तरीके से वो नहीं होगा। हम इतिहास को देखने का मतलब इतिहास को कॉपी करना नहीं है। इतिहास अजीब तरीक़ों से कुछ खुद को दोहराता है। यूपीएससी में इस बार एक टॉपिक भी आया, इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, फिर हर बार स्वांग की तरह। हमें उस तरह से नहीं दोहराना है, हमें उससे सीखना है कि कैसे बहुत बार ये होता है कि जो आपके पुराने दोस्त थे वो दुश्मन बन जाते हैं, जो दुश्मन थे वो आपके साझेदार बन जाते हैं। भारत और एशिया के दूसरे राष्ट्रों को इस बात को पहचानना होगा। दुनिया ऐसे ही मोमेंट में फिर से आ चुका है जो उस दौर का मोमेंट था जब यूरोप के अलग अलग देश और अमेरिका अलग अलग बातें बोल रहे थे। तो ऐसे में अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, रूस, चीन, जापान, इन सब देशों के साथ, और इन संबंधों पर हम अलग अलग संपादकीय डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन इन सब देशों के साथ संबंध इस बदलती भू राजनीति के आधार पर तय होंगे। संबंध दिल्ली के इस आधार पर तय होने चाहिए कि जो इन राष्ट्रों के हित हैं, अगर वो भारत के हित के साथ सधते हैं तो भारत को उनका साझेदार या उस मुद्दे पर उनका साझेदार बनने पर ध्यान देना चाहिए। अगर भारत का उससे नुकसान हो रहा है और भले ही वो भारत का साझेदार मुल्क भी है, तो भारतीय विदेश नीति को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वो भारत को उसके नुकसान से रोक सकें। हमें दूसरों की लड़ाइयों में नहीं पड़ना है जब तक कि भारतीय हितों से उनका कोई अलाइनमेंट हो, उनका कोई संबंध हो। यूरोप के साथ हमारे जो संबंध हैं वो इस आधार पर बनने चाहिए कि यूरोप के अंदरूनी विरोधाभास बहुत सारे हैं, और इन अंदरूनी विरोधाभासों को साधते हुए भारत और यूरोप के बीच के
विदेशी संबंध निर्धारित होंगे आने वाले सालों में, ये कहकर ये संपादकीय अंत होता है, खत्म होता है। तो ये था आज का सबसे महत्वपूर्ण संपादकीय। मिलते हैं एक नए संपादकीय के साथ कल, तब तक के लिए नमस्कार।